अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, केमिस्ट्री पार्ट 2 में चैप्टर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी, और उसमें जो हमारा टॉपिक है आज इंट्रोडक्शन के बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पीरियोडिक टेबल जो है वो बना किस तरह से फाइनल फॉर्म में, तो उसकी जो उसकी हिस्ट्री है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो आज हमारा टॉपिक है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में तो हमारी यहाँ पर बुक में नहीं दिया गया, लेकिन कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा जो है अच्छे तरीके से थोड़ा सा कवर कर लें। आपने यही वाला टॉपिक 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। कुछ चीज़ें जो है आप छोटी क्लासों में पढ़ कर आए हैं कि जो हिस्ट्री के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने किस किस तरह से ना एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में किस तरह से पीरियोडिक टेबल जो है वो फाइनल फॉर्म में आया। तो इसको जो एलिमेंट्स को अरेंज करने में बहुत सारे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है, जिनके बारे में जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं उनके बारे में कुछ जहाँ लिखा गया हम उन्हीं को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट था वो था अल राज़ी। ठीक है, इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी इन फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर अरेंज करना शुरू किया। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी हमने देखी हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी हो सकती है, ठीक है, उनकी फ़िज़िकल स्टेट भी हो सकती है, और केमिकल प्रॉपर्टी है कि उनका रिएक्शन करना, कंपाउंड फॉर्मेशन करना। उस बेस पर उसने क्या किया, इन एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। ठीक है, अगर हम फिज़िकल स्टेट की ही बात कर लें या मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की ही बात कर लें, तो उस बिना पर तमाम एलिमेंट एक ही साथ जो हैं वो अरेंज नहीं हो सकते थे। इसके बाद जो आया साइंटिस्ट जिसने कंट्रीब्यूशन की एलिमेंट्स को अरेंज करने की, वो है डो ब्राइनर। ठीक है, डो ब्राइनर ने क्या किया, इसने एलिमेंट्स को देखें, उस टाइम पर ये ना हम हिस्ट्री में देख रहे हैं, ये तकरीबन 17 या 18 सेंचुरी की बात है। तो उस टाइम पर जो है एलिमेंट्स भी सारे के सारे डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, तो जितने जितने एलिमेंट कुछ डिस्कवर थे उन्हीं को क्या किया गया, अरेंज करने की कोशिश की गई। ये हमने लास्ट टाइम बात देखी थी कि ऐसा क्यों किया गया, ताकि एक लॉजिकल पैटर्न बन जाए, इनकी प्रॉपर्टीज़ को या एलिमेंट को स्टडी करना क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो ऐसा करने के लिए इनको क्या करना पड़ा था, अरेंज करना पड़ा। इसके बाद डो ब्राइनर आया। तो डो ब्राइनर ने क्या किया, इसने एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिनमें सिमिलैरिटीज़ थी उनको देखते हुए एलिमेंट के तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप को उसने नाम दे दिया ट्राइएड का। ठीक है, ट्राइएड मीन क्या है, ट्राई मीन 3 आ जाएगा कि 3 एलिमेंट का इसने क्या किया, ग्रुप बनाया। ट्राई मीन देखें 3, ऐड मीन आप ये समझ लें कि ऐड कर लिया 3 एलिमेंट को जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी, तो उस सिमिलैरिटी पर उसने क्या कर लिया, 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया। जैसा कि हम इसमें देखें तो एक हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा लिख सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये इसने क्या किया, दूसरा ग्रुप बनाया। ऐसे एक और भी है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आ सकता है। और इसने कहा कि एलिमेंट का जब ट्राइएड बनाना है तो बनाते हुए उनको इस तरह से अरेंज करना है कि अगर हम उसको हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स को अरेंज करें तो इस तरह से एलिमेंट अरेंज हों कि जो दरमियान वाला एलिमेंट है वो इस ट्राइएड के बाकी 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास का क्या हो, वेटेड एवरेज हो। ठीक है, क्या मतलब कि आप इनके एटॉमिक वेट का एवरेज निकालें, और एवरेज निकाल कर जो एटॉमिक वेट आएगा वो इस जो होगा दरमियान में इनके एलिमेंट मौजूद होगा दोनों बाकी दोनों के, वो क्या कहलाएगा, उसका एटॉमिक वेट कहलाएगा। तो इसको उसने ना डेफिनेशन में ऐसे हम इसको लिख सकते हैं कि द
atomic weight of the middle element is the sum of the atomic weight of the other two element of the triads। कि इसका atomic weight इसका atomic weight आप सम कर लें, तो सम करके उसका एवरेज निकालें, तो जो atomic weight आएगा वो किसका होना चाहिए, सेकंड का। इसका मतलब आपने ट्राइएड ऐसे अरेंज करना है कि जिसमें दोनों को सम करने पर किसका वेट निकल रहा हो, सेकंड वाले एलिमेंट का, वो यहाँ पर कहाँ प्लेस होगा, सेकंड में। जैसा कि अगर हम देखें जो लिथियम है इसका अगर हम अटोमिक वेट लिखें तो वो 7 है, पोटाशियम का लिखें तो वो 39 है। तो अगर हम इसको ऐड करें 39 + 7 तो 39 + 7 एवरेज निकालने के लिए 2 पर डिवाइड करेंगे क्योंकि दो ही वैल्यू हैं, तो आंसर क्या आएगा 23। तो ये 23 हमारे पास वेट किसका आ जाएगा, सोडियम का। इसी तरह से अगर हम देखें क्लोरीन का, तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट है 35.5। और इसी तरह से अगर हम आयोडीन लिखें तो आयोडीन का हुआ करता है 127। अगर हम इसकी एवरेज निकालें तो इसकी एवरेज हमारे पास बनेगी 80। ठीक है, तो इस तरह से इसने एलिमेंट्स को क्या किया, एटॉमिक वेट के ऊपर सिमिलैरिटीज़ के हवाले से ट्राइएड में अरेंज किया। फिर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी लेकिन वो इस तरह ट्राइएड में फिट नहीं हो रहे थे कि अगर हम बाकियों का एवरेज निकालें तो सेकंड वाले मिडिल वाले का क्या बन रहा हो, एटॉमिक वेट बन रहा हो। तो ये भी फेल हो गया कि इसका भी ट्राइएड जो है वो तमाम एलिमेंट्स को जो है वो इन्वॉल्व नहीं कर सका। इसके बाद और साइंटिस्ट आया, ये डोब्राइनर था, ये 1829 में था। इसके बाद आया 1864 में न्यूलैंड, नई ज़मीन। ठीक है, न्यूलैंड साइंटिस्ट आया जो कि एक इंग्लिश केमिस्ट था। उसने उस टाइम पर 62 एलिमेंट तकरीबन डिस्कवर हो चुके थे। तो उसने इन 62 एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया। किस तरह से अरेंज किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, जो लो एटॉमिक मास वाला है वो पहले है, इसके बाद उससे हायर वाला, इसके बाद उससे हायर वाला। तो आप ऐसे इंक्रीज करते जाएं एलिमेंट का एटॉमिक मास, तो एलिमेंट्स क्या होते जाएंगे, अरेंज होते जाएंगे। ठीक है, और अरेंजमेंट में उसने इन सबको एक सीरीज में अरेंज नहीं किया बल्कि अरेंजमेंट करते हुए उसने इनकी एक से ज़्यादा, हम कह लेते हैं इनको सीरीज में क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। सीरीज का मतलब है ये नहीं कि सारे एलिमेंट एक ही लाइन में रख दिए। ठीक है, एक से ज़्यादा उसने क्या किया, इनको हम इस चीज़ को ना सीरीज़ को आगे जाकर देखेंगे, पीरियड का नाम देंगे मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। लेकिन चूंकि यहाँ पर जब इसने अरेंज किया तो ना तो उस वक़्त वर्ल्ड ग्रुप का और ना ही उस वक़्त वर्ल्ड पीरियड का उसको पता था, ना इसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो इसलिए हम यहाँ पर इसके लिए ना वर्ड यूज़ कर लेंगे कि इसने सीरीज़ में उनको अरेंज किया। और जो सीरीज़ में अरेंजमेंट थी वो क्यों, किस वजह पर हुई, इसने एक चीज़ को बुनियाद बनाया और वो बुनियाद क्या थी, बेस क्या थी, लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, ऑक्टा मीन होता है 8। तो इसने क्या, जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, एवरी 8th एलिमेंट। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, एवरी 8th एलिमेंट हैज़, every 8th element has similar property to the first one। तो ये जो हमारे पास आएगी, every 8th element has similar property to the first one। ये हमारे पास लॉ क्या कहलाया, लॉ ऑफ ऑक्टेव कहलाया। और इसने भी उनको उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की सिमिलैरिटी की बिना पर क्या किया, इस तरह से सीरीज़ के अंदर अरेंज किया। ठीक है, अब देखें इसका जो प्रोडक्ट, इसने जो एलिमेंट को कुछ अरेंज किया वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको छोटी क्लासों में मिलेगा। ये वाला कुछ जो टेबल बना हुआ है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और इसके बाद आ गया यहाँ पे फ्लोरीन, लिथियम के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सल्फ़र। ठीक है, और इसके बाद क्लोरीन, यहाँ कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये कैल्शियम वो पोटाशियम, और क्रोमियम, टाइटेनम, मैंगानीज, आयरन। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स उसने क्या किया, इस तरह से अरेंज किए ये सीरीज़ में। तो देखें यहाँ पर अगर हम लिखें तो एटॉमिक वेट है 1, 7,
ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक वेट तकरीबन है 9, ठीक है, 4 × 8 ये तकरीबन 9 आएगा। तो बोरॉन है 5 × 10 आ जाएगा, ये 12 है। नाइट्रोजन 14 है, 16 है, ये 19 है। तो इस तरह से रेंज करता गया, ये 11 है, ये 12 है। देखें एटॉमिक वेट के इंक्रीज करने पर इनको क्या किया गया, अरेंज किया गया। अब देखें इनकी प्रॉपर्टी कहता है जहाँ से हम स्टार्ट हों तो वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा, उसकी प्रॉपर्टी हर 8 नंबर से सिमिलर होगी। देखें अगर ये फर्स्ट है तो यहाँ चले तो ये 8वां नंबर है। लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मैच करती है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये 2 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा, प्रॉपर्टी सेम है। 4 कार्बन बनाता है, सिलिकॉन 4 बनाता है, प्रॉपर्टी सेम है। तो इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टी के सेम होते हुए उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव को जानते हुए कि हर एक एलिमेंट की 8 में से प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, एलिमेंट को एक सीरीज में नहीं बल्कि इस तरह से हम कहते हैं सीरीज में क्या कर लिया, अरेंज कर लिया, जिसमें हर एक एलिमेंट की 8 में से क्या होगी, प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। देखें फ्लोरीन की प्रॉपर्टी यहाँ 8 नंबर के साथ क्या होगी, सिमिलर होगी। लेकिन बाद में ये भी फेल हुआ, ये देखा गया कि ये वाले जो मैंने सर्कल में एलिमेंट लिखे हैं इनकी प्रॉपर्टी इनके साथ मैच नहीं करती। जैसा कि सल्फर है और मैंगानीज है, तो अगर हम देखें इनकी फिजिकल स्टेट के हवाले से भी तो ये यहाँ देखें इनकी कंडक्टिविटी के हवाले से भी, ठीक है, तो ये नॉन मेटल्स हैं, ये मेटल्स हैं। आगे जाकर हम देखेंगे इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाते। तो सिमिलर आप यहाँ से सिंपल से समझ लें कि ये नॉन मेटल हैं और ये क्या है, मेटल हैं। तो इनमें क्या आ गई, डिससिमिलैरिटी भी आई कि यहाँ पहले एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी जो है वो मैच नहीं करती, ठीक है। जैसा कि अगर हम देखें आयरन, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 6 भी आ सकती है। तो चलें वो केमिकल के ऊपर तो उन्होंने थोड़ा सा अरेंज किया, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टी जो थी वो इनकी आपस में क्या थी, एक दूसरे से डिफरेंट थी। तो बाद में जो है ये भी फेल हुआ। इसके बाद लेकिन कुछ हद तक जो था ये बहुत अच्छा साबित हो गया आगे प्रोडिक्ट टेबल की अरेंजमेंट के अंदर। इसी चीज़ को लेकर आगे फिर साइंटिस्ट थे 1871 के अंदर 2, एक था लूथर मियर, ठीक है, और इसी के साथ एक दूसरा जो कि रशियन केमिस्ट था डिमिट्री मेंडलीफ। ठीक है। अब जो मेंडलीफ है उसकी जो पीरियोडिक टेबल की जो अरेंजमेंट्स हैं वो ज़्यादा यहाँ पर दी गई हैं, तो हम उसी के हवाले से देखेंगे। लूथर मियर का यहाँ पर चूँकि जिक्र नहीं है तो उसको हम लोग जो है वो यहाँ पर नहीं करेंगे। तो डिमिट्री मेंडलीफ 1871, अच्छा हम लोग ये थे कि डिमिट्री मेंडलीफ इस साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा जो है वो काविश है मेन जो हमारा पीरियोडिक टेबल है जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं उसके बनने में, ठीक है। तो उसने इसी तरह इसी चीज़ को लेकर जो यहाँ पर ऊपर चल रही थी कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इसने क्या किया, जब मेंडलीफ आया 1871 में, इस तरह से और एलिमेंट डिस्कवर होते गए, तो इसने भी एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज किया और इसने जो कुछ 2 वर्ड इंट्रोड्यूस करवाए और वो था ग्रुप और पीरियड। तो इसने एलिमेंट को ग्रुप्स में और पीरियड में क्या किया, क्लासीफाई किया। इसके जो एलिमेंट्स में ग्रुप्स और पीरियड में क्लासीफाई करने पर जो हमारे पास एक फ्रेमवर्क बना, उस फ्रेमवर्क को क्या बोला करते हैं, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब इसका जो फिर पीरियोडिक टेबल था उसमें ग्रुप्स थे और पीरियड थे। ग्रुप क्या हुआ करते हैं, वर्टिकल कॉलम, ये आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप, और पीरियड क्या हुआ करते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, दीज आर कॉल्ड, हमारे पास क्या हुआ करते हैं, पीरियड्स। तो इसके पीरियोडिक टेबल में 8 जो थे वो ग्रुप थे और कुछ किताबों में आता है कि तकरीबन 12 के करीब जो हैं इसने क्या बना लिए, पीरियड बना लिए। एलिमेंट को अरेंज किस तरह से किया, अरेंजमेंट फिर वही थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। और जब उसने एलिमेंट को इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज किया, तो अरेंज करते हुए उसने एक लॉ दिया, ठीक है, जो कि पीरियोडिक लॉ के नाम से जाना जाता है। पीरियोडिक लॉ क्या है कि इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और वेट, ठीक है, then the properties of the element
रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल, ठीक है। या सिंपल फॉर्म में कहें, इफ द एलिमेंट आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट देन देयर इज अ पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। पीरियोडिसिटी मैं कल समझा चुका हूं कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होती है, सिमिलैरिटी। देखें इसी को देखें कि अगर हम एलिमेंट को एटॉमिक बेस वेट पर अरेंज कर रहे हैं तो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं जो एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं वो आपस में क्या होती हैं, सिमिलर। किन की सिमिलर होंगी, जो ग्रुप्स के अंदर क्या होंगे, मौजूद होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी ग्रुप्स के अंदर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो हैं वो आपस में सेम होंगी। जैसे आप यहाँ पर ही देखें कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो सिलिकॉन जो है वो भी कितने बॉन्ड बनाती है, 4। नाइट्रोजन जो है अगर 3 बना रही है तो फास्फोरस भी 3 बना रही है, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स में। बोरॉन जो है वो अगर 3 बनाता है तो एल्यूमिनियम भी क्या करेगा, 3 बनाएगी, ठीक है। इसी तरह से लिथियम 1 बना रहा है तो सोडियम भी क्या करेगा, 1। तो ये था कि इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास देन देयर इज अ पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। ये इसने क्या किया, इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया। अच्छा, अब इसका जो पीरियोडिक टेबल है वो चूंकि हमारी किताब में नहीं बना हुआ, ना ही मैं यहाँ पे बनाऊंगा, हम इसके पढ़ते हैं कि जो मेंडलीव था इसका पीरियोडिक टेबल ऐसा था जो कि जिससे हमारा जो फाइनल फॉर्म है ना पीरियोडिक टेबल की वो वाली बनी। तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल्स की। तो अब हम आते हैं ज़रा जो इसने पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें लिमिटेशंस क्या क्या थी और उस पीरियोडिक टेबल्स के कुछ जो हैं एडवांटेजेस वो क्या क्या थे। तो इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं मेंडलीव के अंदर। मेंडलीव के हवाले से पहला तो पीरियोडिक लॉ आ जाता है। ये पीरियोडिक लॉ है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, जिसमें एलिमेंट को अरेंज किया गया एटॉमिक वेट के ऊपर, ठीक है। एक हम आगे जाकर पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी सारी की सारी क्या है, सिमिलर है इससे। तो हम इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ आते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस थी मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल की, जो इसने एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल की तरफ अरेंज किया। पहली इसकी इंपॉर्टेंस है कि ही अरेंज्ड द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं। हम देखेंगे कि ग्रुप में अरेंज करने से जो ग्रुप है वो हमें इंफॉर्मेशन ये देता है कि किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। ये हमें ग्रुप नंबर इंफॉर्मेशन देता है। आगे जाकर हम फिर बात करेंगे। तो जो पीरियड है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि एलिमेंट में नंबर ऑफ शेल कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेल के बारे में हमें पीरियड से इंफॉर्मेशन मिल जाती है और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इसके ग्रुप से। तो ये इसने क्या किया, एलिमेंट को इस बिना पर क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। नंबर 2, इसने कुछ एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास हैं उनको भी करेक्ट किया, जिसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जैसा कि इंडियम है, इसी तरह से बेरिलियम है। तो यहाँ इसकी दूसरी क्या आएगी, ही करेक्ट एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट। कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास करेक्ट नहीं था, इसने उनको करेक्ट किया। ये भी इसकी मेंडलीव की इंपॉर्टेंस में आ जाएगा। नंबर 3 के देखें, मैंने कहा कि इसने एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज किया ताकि उनकी आपस में जो प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप में एलिमेंट्स की वो क्या होती हैं, मिलती हैं। जब इसने पीरियोडिक टेबल बनाया तो इसके पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसी जगह भी थी जो कि खाली थी, अभी वो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, जैसा कि कार्बन, सिलिकॉन। इसके नीचे इसके पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर एक स्टार लगा दिया गया, ठीक है। ऐसे इसके यहाँ पर भी एक स्टार लगा दिया गया। उस स्टार पर वो एलिमेंट आने थे जो कि इसने प्रिडिक्ट किए हुए थे। इसने क्या किया, इन एलिमेंट की जो कि यहाँ पर आ सकते हैं उनकी प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट कर दिया और ये बता दिया कि अगर ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसकी ये कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी हुई तो वो कहाँ पर आकर लाई करेगा, सिलिकॉन के नीचे। इस वर्ड को ना उसी के अंदर, रशियन के अंदर उसने एक वर्ड से लिखा है इका सिलिकॉन। इसका मतलब ये होता है बिलो द सिलिकॉन, कि ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी ये प्रॉपर्टी होंगी तो वो सिलिकॉन के नीचे आएगा, ठीक है। कहते हैं कुछ साल के बाद जो है वो जर्मेनियम डिस्कवर हुआ और उसकी प्रॉपर्टी, उसका एटॉमिक वेट
उस लिहाज से जिस तरह इसने अरेंज किया हुआ था वो इस रेंज में आता था, तो उसकी प्रॉपर्टी वही थी जो कि मेंडलीफ ने क्या की थी, प्रिडिक्ट की थी। तो ये कोई 2-3 इसकी इंपॉर्टेंस जो हैं ये आपने करनी है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, तो ग्रुप और पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, जिससे हमें एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करना जो है वो ईजी हो जाता है। ठीक है, ग्रुप हमें यही इंफॉर्मेशन देता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जिससे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी इजीली प्रिडिक्ट की जा सकती है। फिर मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल में इसकी अचीवमेंट दूसरी ये थी कि इसने खाली जगह छोड़ी हुई थी और प्रिडिक्शन की थी कि ये एलिमेंट जो होंगे कुछ अगर इस तरह के जब डिस्कवर होंगे तो वो इधर आएंगे, तो जब वो डिस्कवर हुए तो वो बिल्कुल इसी जगह पर क्या किए गए, प्लेस किए गए। ये इसकी क्या थी, इंपॉर्टेंस थी। अब इसकी कुछ जो हैं वो लिमिटेशंस हैं, और लिमिटेशन का टॉपिक जो है ये शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में भी। लॉन्ग में इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि ये जो टॉपिक दिया गया ये हमारी बुक में दिया गया है, इम्प्रूवमेंट इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो लिमिटेशन वाला जो टॉपिक है वो साथ इम्प्रूवमेंट के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। तो लिमिटेशन के अंदर देखेंगे जो खामियां थी, जाहिर है उन खामियों को बाद में क्या किया गया, दूर भी किया गया। तो इम्प्रूवमेंट हम इसकी ज़रा पढ़ते हैं आगे, पहले ज़रा हम 1-2 इसकी जो है वो खामियां देख लें कि कौन कौन सी इसके अंदर लिमिटेशंस मौजूद हैं। तो लिमिटेशन 1-2 जो हम पढ़ेंगे वो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट होंगी। तो वो लिमिटेशन में पहला आएगा कि पोजीशन ऑफ द आइसोटॉप, उसको ये जस्टिफाई नहीं कर सका। ठीक है, देखें हाइड्रोजन का हम अगर एक एलिमेंट लें तो हमें पता है उसके एक से ज़्यादा आइसोटॉप हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, एग्जिस्ट भी करता है, हमने पढ़ा हुआ है ड्यूट्रियम भी। तो अगर हम उसको अरेंज करें तो ये तो वही एलिमेंट अरेंज किए कि जो एग्जिस्ट करते थे, तो अब यहाँ हाइड्रोजन 1 आए तो इसके बाद हाइड्रोजन 2 भी आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर कार्बन के हैं तो 12 आना चाहिए, नाइट्रोजन की जगह कार्बन 14 भी आनी चाहिए। तो पोजीशन ऑफ द आइसोटॉप्स जो है उसको कैसे हम लोग अरेंज करें, ये जस्टिफिकेशन जो है वो मेंडलीफ नहीं दे सका, क्योंकि इसने एलिमेंट को एटॉमिक मास की बिना पर अरेंज किया हुआ था। फिर इसके साथ साथ इसके पीरियोडिक टेबल्स के अंदर इसने ऐसा किया कि कुछ एलिमेंट जो थे जगह हम उनको एटॉमिक मास की बिना पर अरेंज करें तो वो जो थे उनकी पोजीशन जो थी वो गलत आ रही थी। जैसा कि अगर हम लिखें आर्गॉन इसके पीरियोडिक टेबल में प्रीसीड करता था पोटाशियम को। ठीक है, अगर हम देखें हीलियम, नियॉन, नियॉन के बाद आर्गॉन आती है। प्रीसीड का क्या मतलब होता है कि आर्गॉन पोटाशियम से पहले आ रहा था एटॉमिक वेट के ऊपर, लेकिन जब हम इसको अरेंज करते हैं तो अरेंज करने पर पता चलता है जो अब इसकी नई फॉर्म बनी है उसके अंदर जो आर्गॉन है वो बाद में आता है। इसी तरह से अगर हम लिखें कोबाल्ट, तो कोबाल्ट जो था वो प्रीसीड करता था निकल को। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर एटॉमिक वेट के ऊपर अगर हम लिखें इसकी, जब हम देखेंगे फाइनल फॉर्म तो उसके अंदर आएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, जो है क्रोमियम, मैंगानीज, आयरन, निकल, कोबाल्ट। कोबाल्ट निकल के बाद में आता है, लेकिन एटॉमिक मास के ऊपर अरेंज करें तो कोबाल्ट क्या है, निकल से पहले आ रहा था। तो ये जो इसकी एक दो खामियाँ थी इसकी मेंडलीफ की लिमिटेशंस, वो यहाँ पर हमने देखी। अब इनको जो है वो सॉल्व किया गया, इन खामियों को, कि पोजीशन ऑफ द आइसोटॉप कैसे जस्टिफाई की जाए, कहाँ रखा जाए और इनको हम कैसे जो है चेंज करें। तो इसको आकर फिर जो डिस्कवरी हुई जब उसकी एटॉमिक नंबर की, तो इनको रीसेट किया मूजले ने। तो अब उसके अंदर हमारा आगे छोटा सा टॉपिक है इम्प्रूवमेंट विच आर मेड बाय द मूजले फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जब 1911 के अंदर जाकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, किस तरह से कि 1911 के अंदर एक्स-रेज डिस्कवरी के टाइम एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई मूजले ने, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये कहा गया था कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस पर बेस करती हैं, उसके एटॉमिक नंबर पर, ना कि उसके एटॉमिक मास पर। तो एटॉमिक नंबर पर जो है उसने फिर एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया, क्योंकि उसने कहा कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उसके एटॉमिक नंबर के साथ जो हैं वो रिलेट करती हैं, ना कि उसके एटॉमिक मास के साथ। तो उसने एटॉमिक नंबर, तो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर।
ठीक है, एटॉमिक नंबर पर अरेंज करते हुए जो हमारी लिमिटेशन थी ना कुछ उसके पीरियोडिक टेबल में, वो भी सॉल्व हो जाएंगी। इसके साथ साथ कुछ और भी इंप्रूवमेंट जो हैं वो बन जाएंगी जब हम एटॉमिक नंबर पर अरेंज करेंगे। तो एटॉमिक नंबर पर अरेंज करते हुए इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो वो जो हमारा पीरियोडिक लॉ था अब उसको रिप्लेस किया गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। जब हम एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करेंगे देन देयर इज अ periodicity in properties of the element। तो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसको क्या मिलेगी? इस तरह से periodicity मिलेगी। वही बात, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये आया कि एटॉमिक नंबर की बिना पर इसको क्या कर लिया गया? अरेंज कर लिया गया। अब देखें इस तरह से अरेंजमेंट पर पहली जो लिमिटेशन थी कि पोजीशन ऑफ आइसोटॉप यहाँ जस्टिफाई नहीं थी, वो जस्टिफाई हो गई। कैसे? हाइड्रोजन के आइसोटॉप अगर हम 3 लिखें तो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। अगर सेम है तो सारे एक ही जगह पर क्या करेंगे? यहाँ पर प्लेस होंगे। कार्बन के अगर आप देख लें तमाम का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, तो एक ही जगह पर सारे के सारे क्या होंगे? प्लेस होंगे। तो ये पहली जस्टिफिकेशन जो है पोजीशन ऑफ आइसोटॉप की हो गई। इसी तरह से दूसरी जो थी कि जब हम एटॉमिक नंबर पर अरेंज करते थे तो पोटाशियम जो था फिर वो प्रोसीड करना शुरू हो गया किसको? आर्गॉन को। और जो कोबाल्ट है निकल है उसने प्रीसीड किया, प्रोसीड नहीं प्रीसीड में पहले, वो किससे पहले आ गया? कोबाल्ट से। वेट की बिना पर ये बाद में आ रहे थे जिससे प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिसिमिलैरिटी थी। नंबर की बिना पर जो थे ये पहले आए तो प्रॉपर्टी के अंदर क्या आ गई? सिमिलैरिटी। ऐसा कि अगर मैं लिखूं देखें लिथियम, सोडियम, तो यहाँ पोटाशियम आना चाहिए। अगर हम उस बिना पर रखते हैं तो यहाँ आर्गॉन आ सकती थी, तो प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती हैं कि आर्गॉन तो रिएक्टिव ही नहीं है, ये रिएक्टिव हैं। वो केमिकल रिएक्शन नॉर्मली शो नहीं करती, ये शो करती हैं। वो एक गैस है, ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, ये इनके अंदर क्या आ जाएगा? डिफरेंस था, तो ये भी यहाँ पर आकर क्या हो गया? जस्टिफाई हो गया। तो 2 इंप्रूवमेंट यहाँ पर जो थी वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर पर उन लिमिटेशंस के हवाले से कर दी गई। फिर तीसरा एक और कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर आयरन, ठीक है, इसी तरह से कुछ एलिमेंट थे रुथीनियम, ठीक है, इसी तरह से ये जो एलिमेंट थे जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है, इन एलिमेंट्स को 8वें ग्रुप में रखा गया था 8th ग्रुप के अंदर, और इन एलिमेंट्स को रखा गया था 2nd ग्रुप के अंदर। ठीक है, वो क्यों? कि ये प्रॉपर्टी सेकंड वालों के साथ वाली शो करते हैं। देखें बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और यहाँ फ़र्ज़ करें हम 8वां ग्रुप लिख लेते हैं तो यहाँ रखा था आयरन, रुथीनियम, ये मैं यहाँ 8th लिख रहा हूँ। ठीक है, वैसे 8th जो है वो रोमन से लिखते होते हैं इस तरह से। ठीक है, रोमन वर्ड मेरे बच्चों को तो याद होगा जो पढ़ते रहे हैं। ठीक है, ये आ गया आयरन और रुथीनियम। अच्छा, अब देखें ये 2nd ग्रुप है तो ये भी 2nd वाले हैं, इनके साथ केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। जैसा कि जिंक क्लोराइड है तो उधर से मैग्नीशियम क्लोराइड है, 2-2 बॉन्ड बना रहे हैं। इस वजह से इनको इधर रखा हुआ था, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी बहुत सारी इनसे मैच नहीं करती। हम देखेंगे कि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आता है, इनका एस में आता है। ठीक है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट होंगे, ये डी ब्लॉक होंगे। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ये नहीं बनाते। ये ट्रांजिशन मेटल हैं, ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं हैं। ये इनके अंदर क्या आ गया? आपस में इनके दूसरे के साथ डिफरेंस था। तो इनको ओवरकम करने के लिए दूसरा जो ग्रुप में एलिमेंट होते हैं वो मैक्सिमम उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो अगर आयरन 8वें में है तो इसको मैक्सिमम 8 करनी चाहिए शो। आयरन कभी भी मैक्सिमम 8 में नहीं होता, ये मैक्सिमम +3 या +2 में आया करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 8वें ग्रुप के अंदर नहीं आ सकता था। तो फिर मूजले ने क्या किया? इनको यहाँ से अरेंज किया। किस तरह से कि उसने ये जो हमारे पास थे ग्रुप 8, इनको डिवाइड कर दिया 2 ग्रुप में और उनको सब ग्रुप का नाम दिया गया। तो मूजले ने क्या किया? ग्रुप्स को चेंज कर दिया सब ग्रुप में, ऐसे लिख लेते हैं, और सब ग्रुप उसने 2 बना दिए, ए और बी।
ठीक है। तो देखें अगर ये सेकंड में आना चाहता है तो इसको बी में रख दिया ताकि ये दो वैलेंसी में पता चले, और ये ए में रख दिए क्योंकि इनमें क्या था, डिफरेंस था। इस तरह से इनको भी कहाँ ला कर रख दिया, बी ग्रुप्स के अंदर प्लेस कर दिया। ये तीसरी इंप्रूवमेंट थी। चौथी इंप्रूवमेंट यहाँ पर है कि इसके टाइम पर नोबल गैसेज जो थी वो अभी डिस्कवर नहीं हुई थी, और अगर वो डिस्कवर होती तो उनकी पोजीशन जस्टिफाई नहीं थी। तो उनकी पोजीशन को जस्टिफाई किया मूजले ने, कहाँ कि ये जो खाली किया था इस एलिमेंट से 8वां ग्रुप 8th ए, उनके अंदर लाकर नोबल गैसेस को प्लेस कर दिया। ठीक है, क्योंकि नोबल गैसेस का हमें पता है हीलियम के अलावा बाकी तमाम जो एलिमेंट है उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो ऑक्टा के हवाले से इसको 8वें ग्रुप के अंदर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। तो ये कुछ इंप्रूवमेंट थी, इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आप लोगों ने याद करनी है। 2-3 बुक में दी गई हैं, 1-2 बुक में नहीं है, वो आप यहाँ से लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, ये आप लोगों ने याद करनी है। इससे आगे टॉपिक होगा मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल का, और वो प्रोडिक्ट टेबल जो कि हमें लॉन्ग फॉर्म में नज़र आता है। मेंडलीफ का लॉन्ग फॉर्म उस तरह की नहीं थी, तो वो लॉन्ग फॉर्म प्रोडिक्ट टेबल जो है इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है आप इसको रीड करें, और जो है चैनल के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि आप सब्सक्राइब ज़रूर किया करें वीडियो देखकर, और अपनी कमेंट जो है वो भी पास किया करें। ठीक है, ओके भैया, अल्लाह हाफिज़।